नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेसी विधायक उत्तराखंड के परंपरागत अनाज और फलों को हाथों में लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने सरकार से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद प्रदेश में कोई भी नेता पहाड़ के पारंपरिक अनाज और फलों को लेकर संवेदनशील नहीं है। पहाड़ के किसान पलायन की कगार पर आ चुके हैं। न ही उनके पारंपरिक अनाज को कोई बेहतर मूल्य मिल रहा है और न ही पहाड़ के फलों को सरकार उचित बाजार दे पा रही है। आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड विधानसभा का सत्र का तीसरा दिन था और आखिरी दिन, लेकिन ये जो दिन था वो भी हंगामेदार रहा है। अगर कल की हम बात करें तो बीते कल भी हंगामेदार ये सत्र चला और आज भी विधानसभा के बाहर जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। अनाज और फल को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि ये पारंपरिक फल हैं पहाड़ों के, लेकिन सरकार इनके प्रति संवेदनशील नहीं है। ना तो बाजार मिल पा रहा है, ना ही उन्हें उचित मूल्य इनका मिल पा रहा है। तो कांग्रेस विधायकों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार पहाड़ के परंपरागत फलों को और अनाज को गंभीरता से नहीं ले रही है। पहाड़ के फल और अनाज को बाजार नहीं मिल पा रहे हैं, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था और आखिरी दिन। विपक्ष कल भी हंगामा कर रहा था और आज भी हंगामा देखने के लिए मिला। हालांकि विपक्ष को रोकने के लिए यहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस विधायक जो है लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में फल लेकर, अनाज लेकर ये आगे बढ़ते हुए लगातार घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मांगे हैं इनकी कि ये जो परंपरागत फल हैं इन्हें बाजार मिले और ये जो अनाज है इन्हें उचित मूल्य मिले। नाराजगी जो है वो विपक्ष में साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तो इस सत्र को लेकर वैसे ही नाराजगी कांग्रेस में देखने के लिए मिल रही थी। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज विधानसभा सत्र का तीसरा और आखिरी दिन था और ये दिन भी हंगामेदार रहा है। मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर हाथों में परंपरागत फल और अनाज लेकर खड़े हुए हैं। क्या मांगे हैं इनकी? जी काजोल, विपक्ष आज भी हंगामे के मूड में रहा। सुबह से ही जैसे सत्र की कार्यवाही 11 बजे अंदर शुरू हुई तो विधानसभा के गेट पे विपक्ष ने खूब हंगामा काटा और इनका आरोप है कि जो वर्तमान सरकार है हमारे उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि विपक्ष समय समय पे सरकार को आगाह करता रहता है। पहाड़ी अनाज हो चाहे फल हो वो सड़ कर खराब हो जाते हैं, उनकी विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार को बार बार इनके द्वारा आगाह भी किया गया, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो इसलिए इनको मजबूरन जब सदन में सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है तो सड़क पर आकर इनको विरोध प्रदर्शन अपना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्या सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने आया है इस प्रदर्शन को लेकर, इस हंगामे को लेकर? जी, सदन के सारे जो सदस्य हैं वो अभी विधानसभा में मौजूद हैं, बाहर आए नहीं हैं। तो मीडिया को इस बार एंट्री अंदर नहीं दी गई है, मीडिया विधानसभा के बाहर ही है। तो जैसे ही अभी दिन में लंच टाइम होगा तो हो सकता है सत्ता पक्ष का कोई विधायक या मंत्री इस पर जवाब देने के लिए बाहर आए। बिल्कुल जितेंद्र, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पहले से ही काफी नाराज है। अब तमाम मुद्दे उठाने के बाद ये भी अलग से मुद्दा उठाया गया है कि जिस तरह से जो परंपरागत फल है, जो अनाज है, उसको बढ़ावा सरकार नहीं दे रही है और जिस तरह से यहाँ पर किसान जो हैं पलायन कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग जो पलायन करने पर मजबूर हैं, इसके पीछे सरकार जो है उसकी मंशा साफ है कि सरकार आम जनता को नहीं रोकना चाहती है। इसी वजह से वहां की जो फसल है, जो वहां की परंपरागत फसल है, उसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जी, खासतौर पर विपक्ष का यही आरोप है कि एक तरफ तो सत्ता पक्ष जो है पलायन की बात करता है और पलायन को रोकने के लिए कई सारे दावे करता है। प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, पलायन को रोकने की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है और सत्ता पक्ष जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना कोई नीति अभी तक बन पाई है पलायन को लेके, स्थानीय उत्पादों को लेके, स्थानीय फल और सब्जियों को लेके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, चाहे सदन के भीतर हो चाहे सड़क पर। जी बिल्कुल जितेंद्र, और आज विधानसभा का
सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का। आज जो विधेयक सरकार को रखने थे, क्या वो विधेयक सरकार पटल पर रख चुकी है और विधेयक को लेकर क्या कुछ कहना है विपक्ष का? जी, विधेयकों को तो पहले ही पटल पर रख दिया गया था। अभी उन पर चर्चा होनी बाकी है। अभी नियम 58 के तहत चर्चा, प्रश्नकाल अभी चला था, अभी नियम 58 के तहत चर्चा हो रही है। विपक्ष के कई ऐसे सवाल है और कल कार्य मंत्रणा में यह भी तय किया गया था कि हो सकता है कि सदन की कार्रवाई विपक्ष बार बार बढ़ाने की मांग कर रहा था, तो सत्ता पक्ष ने भी आश्वासन, भले ही कल कार्य मंत्रणा में आश्वासन दिया, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी सत्र को बढ़ाने की नहीं हो पाई है। हो सकता है देर शाम तक सत्र को बढ़ाने की घोषणा हो जाए और उसके बाद फिर सरकार का क्या रुख है। अभी काफी विधायी कार्य बचे हुए हैं, विधेयक हैं, उनको पारित कराना है, तो देखते हैं कि शाम तक क्या अपडेट मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए जितेंद्र। झारखंड से आके व्यक्ति ने जो उन पर आरोप लगाया और कुछ बैंक अकाउंट्स दिए थे, उसको लेके पेन ड्राइव हमने विधानसभा में दी थी। उसके आज तक कोई समिति गठित थी उसके परीक्षण के लिए। उसके अलावा हरक सिंह रावत जी के डिपार्टमेंट को लेकर भी हम लोगों को बात करनी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने मुख्यमंत्री वाले केस में कुछ नहीं किया, तो ये सारे गंभीर विषय हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के विधायकों पर, इनके संगठन के बड़े पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगे, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब देहरादून के बड़े पुलिस ऑफिसर ने उस केस को यहाँ से अलग जगह डाइवर्ट किया, तो उस पुलिस अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार एक संदेश दे रही है कि चाहे वो प्रशासन का कोई अधिकारी, चाहे पुलिस, चाहे कोई नेतृत्व, अगर उनका विरोध करेगी तो उसके खिलाफ ये कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन अपने नेताओं के खिलाफ, अपने पार्टी के सपोर्टर्स के खिलाफ ये कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा जघन्य अपराध कर दें। डोईवाला में बीजेपी संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। बीजेपी नगर मंडल इकाई ने युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप नेगी, महिला मोर्चा की नेता ममता नियाल, चंद्रकला ध्यानी और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। तो डोईवाला में बीजेपी के नए पदाधिकारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है और साथ ही साथ ये संकल्प लिया गया है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वही सरकार की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर बताया गया है। तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और संकल्प लिया गया है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो। तो बीजेपी के नए पदाधिकारियों के सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और बीजेपी नेता शामिल हुए हैं। महिला मोर्चा की नेता भी यहां पर शामिल हुई। जोशीमठ का औली पर्यटन स्थल जहां लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं हिमालय श्वेत ध्वल चोटियों के दीदार करने के लिए भी पर्यटन विभाग के जरिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। तो वहीं तस्वीरों में देख अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहां शरारती तत्वों ने अपना जाल बिछा रखा है। इन दिनों यहां पर्यटकों की आमद बढ़ गई है, लेकिन यहां शराब की खाली बोतलें और नमकीन के खाली पैकेट सहित प्लास्टिक का कूड़ा साफ तौर पर नजर आता है। जोशीमठ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर्यटक स्थल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पर्यटकों के लिए सरदर्द बना हुआ है ये शराबियों का अड्डा। यहाँ पर खाली बोतलें और गिलास नजर आ रहे हैं। तो जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोशीमठ एक पर्यटक स्थल है जहां पर भारी संख्या में रोजाना पर्यटक आते हैं और जिन लोगों को ये बर्फ की पहाड़ियां पसंद है वो लोग यहाँ पर भारी संख्या में आकर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शरारती लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं, शराब पीते हैं, खाली बोतलें और खाली गिलास, नमकीन के पैकेट्स यहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो खूबसूरत सी पहाड़ी दिख रही है ये पूर्णतः गंदी हो चुकी है, जिसकी वजह से पर्यटकों के लिए ये सरदर्द बना हुआ है। तो पर्यटक स्थल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोशीमठ
उत्तराखंड का वो इलाका है जहां पर भारी बर्फबारी होती है और उसकी वजह से बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन औली का व्यू पॉइंट जो है वो पूरी तरह से शराबियों का अड्डा बन चुका है, जिसकी वजह से पर्यटक स्थल पर शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। तो गंदगी का अंबार भी यहां पर लगा हुआ है। जोशीमठ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। औली का व्यू पॉइंट शराबियों का अड्डा बन गया है। कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं, शराब पीते हैं और खाली बोतलें, प्लास्टिक यहां पर फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर गंदगी का अंबार लगातार लगा रहता है, जिसकी वजह से पर्यटक जो है वो काफी परेशान हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक ने साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हिंदी लेखकों और अध्यापकों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदी साहित्यकार जहां अपनी साहित्यिक रचनाओं को एक वेबसाइट के जरिए छात्रों के समक्ष रख पाएंगे, तो वहीं अध्यापक भी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का आसान अध्याय बनाकर छात्रों के पाठ्यक्रम को आसान बना सकेंगे। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक दिनेश पाठक ने साहित्य सुधा नाम से एक वेबसाइट बनाई है, जिसका मकसद छात्रों में हिंदी की तरफ एक नई जागृति पैदा करना है। इस ओपन प्लेटफॉर्म में हिंदी लेखकों के साहित्यों का अध्ययन छात्रों के एक क्लिक में कर सकते हैं। तो हिंदी विषय के अध्ययन भी इस वेबसाइट में अब छात्रों को आसान नजर आएगा, यानी कि आप एक क्लिक करेंगे तो आपको साहित्य दिखाई देंगे, साहित्यों के जो लेखन है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हिंदी लेखकों शिक्षकों ने एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है। शिक्षकों ने ये साहित्य सुधा वेबसाइट शुरू की है। छात्रों को हिंदी के प्रति और ज्यादा आकर्षित किया जाएगा। इसमें साहित्य अध्ययन होगा, तमाम कविताएं होंगी, तमाम लेखनी होगी, जीवनी होगी, जिससे हिंदी के प्रति जो छात्र हैं वो और ज्यादा जागरूक हो और आकर्षित भी हो पाए। सुधा.in के नाम से वेबसाइट आज हमने लॉन्च करवाई है। आदरणीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल श्री महावीर सिंह बिष्ट जी ने इसका उद्घाटन आज किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म हमने दिया है हिंदी साहित्य के लेखकों और अध्यापकों को। हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं वे तो अपनी रचनाएं इसमें डाल ही सकते हैं, साथ ही हमारा प्रयास यह है कि जो हिंदी विषय से जुड़े अध्यापक हैं वो हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए अलग अलग विषयों पर, जो हिंदी विषय की अलग अलग चीजें उन पर अध्याय बना करके, लेसन बना करके इसमें डाल सकें, जिससे छात्र भी लाभान्वित हो सकें। पत्रिका का उद्घाटन किया गया और सबसे पहले जो हमारे शिक्षक हैं श्री दिनेश चंद्र पाठक, ये उनके प्रयास से संभव हो सका है। मैं अपने शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो साहित्य सुधा.in में अपने विचारों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। उनके मन में चाहे कविता हो, चाहे लेख हो, चाहे व्यंग हो, जो भी उनके समझ में आता हो, वो इस प्लेटफॉर्म में जाएं और इस साहित्य सुधा.in में शेयर करें, और इससे जो है अधिक से अधिक लोगों तक उनकी बातें पहुंच पाएंगी। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 611 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 655 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक दिन में कोरोना के चलते 13 लोगों की मौत हो गई है। देवभूमि में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5512 है। उत्तराखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 90.80% है। कल राज्य में कोरोना के 15,000 से ज्यादा सैंपल्स की जाँच हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल राज्य में 15,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं कोरोना के। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 611 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात की जाए ठीक होने की, तो एक दिन में 655 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं और एक दिन में कोरोना के चलते 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो देवभूमि में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5512 है। वहीं रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट 90.80% है उत्तराखंड में। बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में कोरोना के 611 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 655 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात की जाए तो एक दिन में कोरोना के 13 लोगों की मौत हो गई है।
तो कोरोना ने 13 लोगों की जान ले ली है एक दिन में। देवभूमि में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा है। 5000 अभी भी केसेस ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के लिए। जितेंद्र, उत्तराखंड में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में 611 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। जी, उत्तराखंड में अगर बात करें तो इन दिनों कोरोना अपने चरम पर है और शीतकालीन अभी मौसम है, तो ऐसे में पहले भी WHO ने कहा था कि इस दौरान हो सकता है कोरोना का खतरा एक बार बढ़े, तो वही उत्तराखंड में देखा जा रहा है। और अभी अगर बात करें तो उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री अभी क्वारंटीन है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आम जनमानस तो दिनों दिन सैकड़ों में तादाद आ ही रही है। तो ऐसे में कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोरोना जो है इस बार अपने चरम पर है। हालांकि यहाँ की रिकवरी रेट भी अच्छी है और संक्रमण का खतरा तो लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है? खास तौर पर देखिए तो जो पहाड़ी रीजन के जो जिले हैं, देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, तो जो शहरी क्षेत्रों से लगा हुआ इलाका है वहाँ क्योंकि नेचुरल है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, लोगों का आवागमन भी ज्यादा रहता है, तो वहाँ संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है और कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। हालांकि कोरोना से पूरा उत्तराखंड संक्रमित है, पहाड़ी क्षेत्र भी अछूते नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में संक्रमण का अभी खतरा काफी कम है। अगर मैं आपको डिटेल में जानकारी दूं तो जिलेवार जो आंकड़ा है वो अल्मोड़ा में कल की जो रिपोर्ट थी, अभी आज की तो शाम तक आएगी, लेकिन कल 49 लोग थे, बागेश्वर में 6, चमोली में 34, चंपावत में 18 और देहरादून में सबसे ज्यादा 237 लोग संक्रमित हुए थे। हरिद्वार में 35, नैनीताल में 101, पौड़ी में 15, पिथौरागढ़ में 19, रुद्रप्रयाग में 2 और टिहरी में 22, उधम सिंह नगर में 30, उत्तरकाशी में 43। तो कुल मिला के मिला जुला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार है वो देहरादून से कल रही है, अल्मोड़ा पे रही है और ये आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है। तो देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड अभी संक्रमण की चपेट में है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए जितेंद्र। हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी 2021 में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ करने जा रहा है, जिसे ग्रीन कुंभ का नाम दिया गया है। वहीं इस तैयारियों को लेकर सम विश्वविद्यालय के कुलपति राजकिशोर शास्त्री ने बताया कि ग्रीन कुंभ को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। तो हरिद्वार में सम विश्वविद्यालय औषधि पादप महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। जयंत शास्त्री ने आयुर्वेद नर्सरी का उद्घाटन किया है और बताया जा रहा है कि ग्रीन कुंभ जनवरी से अप्रैल 2021 तक चलेगा। इससे तमाम जानकारियां जो हैं वो लोगों तक पहुंच पाएगी, साथ ही साथ औषधि का लाभ किस तरह से तमाम बीमारियों में हो सकता है, इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में औषधि वाटिका का उद्घाटन जो हुआ बहुत आनंददायक है। ये इसलिए है कि ये आपकी विश्वविद्यालय 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये आपकी भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक है। यहाँ भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ जीवन विधान है आयुर्वेद। ये आयुर्वेद में जो जड़ी बूटी जुड़े हुए हैं, यहाँ आज उद्घाटन करते वक्त 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो प्रजातियाँ जो हैं यहाँ लाया गया और आगे और भी लेके आने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय पादप बोर्ड जो है अपनी सहयोग जरूर देगी और इसमें एक नर्सरी भी आगे करने के लिए मैं आज इनको बताया था, वो नर्सरी का भी योजना ज़रूर आप भेजिएगा। हम एक ख़ास हिमालय की जो स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, वो लगाने की पूरा यह सहयोग देंगे। जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित है 118 साल पहले, और आज उनका ये 94वां बलिदान दिवस है। और आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय के CEO साहब शास्त्री जी, प्रोफेसर जोशी जी जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, और पूरे विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा आज इस औषधि वाटिका का उद्घाटन किया गया है। और हमने ये भी एक कार्यक्रम बनाया है कि
इस हरिद्वार जो तीर्थ नगरी है, यहाँ कुंभ का भी आयोजन अगले वर्ष हो रहा है और हमने भी विश्वविद्यालय की ओर से एक औषधि पादप महाकुंभ का आयोजन किया है। आज हम लोगों का दायित्व और बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि हम लोग, ये आयुष प्रदेश है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के माध्यम से हम जड़ी बूटियों का प्रदेश हम लोग इसको कहते हैं। और आज एक ये बहुत बड़ी शुरुआत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भी हुई है, और ऐसा ही विचार हम लोगों ने समस्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तराखंड के, उन सभी में हर्बल गार्डन लगाने की हम लोगों ने पहल की है। दून विश्वविद्यालय और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भी हम लोग ऐसे हर्बल गार्डन लगा रहे हैं। ऐसा ही महर्षि चरक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कोटद्वार में खुल रहा है 17.5 हेक्टेयर में भी, उसमें भी हर्बल गार्डन और ये रिसर्च सेंटर जड़ी बूटियों से संबंधित है। तो कोरोना काल में लोगों ने आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकारा है और उसके लिए हमें अभी और बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं समझता हूँ कि जो भविष्य है चिकित्सा का, वो इन जड़ी बूटियों में है, आयुर्वेद में है, योग में है और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों में है।